नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। मेरा नाम रोहित कुमार सिंह है और मैं आप लोगों को यहाँ पर जनरल साइंस पढ़ाऊँगा। दोस्तों, अगर वर्तमान समय में हम एग्ज़ाम के ट्रेंड की बात करें तो उसमें जनरल साइंस की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो चुकी है। वो कोई भी एग्ज़ाम आप देख लीजिए, चाहे सिविल सर्विस का एग्ज़ाम हो या अन्य कोई वनडे एग्ज़ाम आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जनरल साइंस से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आपको बताऊं कि अभी बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 30 क्वेश्चन पूछे गए थे जनरल साइंस से, 30 क्वेश्चन। इसी प्रकार से यूपी पीसीएस में भी लगभग 25 क्वेश्चन जनरल साइंस से पूछे जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन की संख्या घट बढ़ सकती है, 2-4 क्वेश्चन कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी 2-4 क्वेश्चन कम हो सकता है, लेकिन एक एवरेज अगर हम बात करें तो लगभग 30 क्वेश्चन बिहार पीसीएस में और लगभग 25 क्वेश्चन यूपी पीसीएस में हर साल जनरल साइंस से पूछे जाते हैं। और सिर्फ यूपी बिहार ही नहीं, बल्कि आप अन्य हिंदी भाषी स्टेट देखें, चाहे आप एमपी पीसीएस देख लें, छत्तीसगढ़ पीसीएस देख लें, उत्तराखंड पीसीएस देखें, झारखंड पीसीएस देखें, राजस्थान को देख लीजिए, यहाँ पर भी स्टेट पीसीएस में जनरल साइंस से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपीएससी में भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं जनरल साइंस से। ये तो रही बात सिविल सर्विस एग्जाम की। आप अन्य एग्जाम देखिए, एसएससी सीजीएल देख लीजिए, आरओ देख लीजिए, एनडीए सीडीएस देख लीजिए, या अन्य कोई आप वनडे एग्जाम देखिए, वहाँ पर भी जनरल साइंस से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये तो क्लियर है कि जनरल साइंस वर्तमान समय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। तो मैं आप लोगों को इसीलिए यहाँ पे जनरल साइंस पढ़ाऊँगा और भरोसा रखिए, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को मैं यहाँ पे जनरल साइंस पढ़ाऊँगा। हाँ, बिल्कुल आप डरिए मत कि साइंस है, इतना आसानी से आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे कि आप अपने आप कहेंगे कि साइंस तो बड़ी आसान है। ठीक है ना? बस आप मन लगा करके जो मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊँ, कंसंट्रेट हो करके आप पढ़िएगा। और तीनों पोर्शन में आपको पढ़ाऊँगा, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और बायोलॉजी भी। ठीक है, चलिए। कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि सर ये बताइए, जो आप यहाँ पर पढ़ाएंगे वो सिर्फ सिविल सर्विस के स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद होगा या अन्य एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले लोग भी उसको देख सकते हैं? तो देखिए, विशेष फोकस तो हमारा सिविल सर्विस है, यानी कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस। लेकिन अन्य एग्ज़ाम की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एनडीए सीडीएस की कर रहे हों, चाहे आरओ की कर रहे हों, एसएससी सीजीएल की कर रहे हों, या किसी अन्य वनडे एग्ज़ाम की कर रहे हों, वो लोग भी इस वीडियो को देखें, उनको भी पूरा फ़ायदा करेगा ये वीडियो। समझ रहे हैं कि नहीं आप? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज़रा आप जनरल साइंस वाले पोर्शन का सिलेबस देखिएगा। आप किसी स्टेट पीसीएस का सिलेबस देखिए और अन्य किसी वनडे एग्ज़ाम का सिलेबस देख लीजिए। जनरल साइंस वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ। आप पाएंगे कि सिलेबस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? देखिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इन सब की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ तो डिफरेंस है सिविल सर्विस के सिलेबस में और अन्य एग्ज़ाम के सिलेबस में। यहाँ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है भाई। सिविल सर्विस में बड़ा डीप में जाकर के प्रश्न पूछता है और अन्य वनडे एग्ज़ाम देख लीजिए, एनडीए सीडीएस देख लीजिए, वहाँ पर बड़ा हल्के फुल्के प्रश्न वहाँ पर पूछे जाते हैं। लेकिन ये बात लागू होती है आपका
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इन सब सब्जेक्ट के लिए। जनरल साइंस के लिए ये बात लागू नहीं होती। जनरल साइंस का सिलेबस लगभग सेम है, समझ रहे हैं ना। वो किसी स्टेट पीसीएस का सिलेबस हो और चाहे ये अन्य वनडे एग्जाम का सिलेबस हो। जनरल साइंस वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ मैं, अन्य पोर्शन की नहीं। अन्य पोर्शन में तो है डिफरेंट, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ। और एक चीज़ और आप ध्यान से देखिएगा, जो सिविल सर्विस में ये नाम रखा हुआ है, इसका नाम है जनरल साइंस, यानी कि सामान्य विज्ञान, यानी कि बहुत ज़्यादा डीप में यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो मुझे लगता है कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि सिविल सर्विस की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, यानी कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की, वो लोग तो इस वीडियो को देखें ही देखें। भाई विशेष फोकस तो उन्हीं के ऊपर है, उन्हीं के लिए बनाया गया है। लेकिन अन्य एग्जाम की जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी इसको देखें, उनके लिए भी पूरा फायदा करेगा ये वीडियो, ठीक है। चलिए, अब कुछ लोगों के मन में एक प्रश्न और उठ रहा होगा कि सर आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी पढ़ाने की। तो देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ पर चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊँगा। मान लिया कि मैं फिजिक्स में मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ, मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी। तो सबसे पहले मैं मैकेनिक्स के पूरे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर बोर्ड में क्लियर करवाऊँगा। और जब आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो उस पर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि सर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठाएंगे कहाँ से। तो देखिए, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं इस किताब से उठाऊंगा। ये है घटना चक्र। इस किताब में 1990 से लेकर के 2022 तक के क्वेश्चन दिए गए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि चैप्टर वाइज दिए गए हैं। मान लिया कि मैकेनिक्स है तो मैकेनिक्स पर बेस्ड जितने क्वेश्चन आए हुए हैं 1990 से 2022 वो दे दिया गया। फिर हीट चैप्टर है तो हीट चैप्टर में जो 1990 से 2022 तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो दे दिया गया। और ये क्वेश्चन जो आज तक यूपीएससी में पूछे गए हैं, डिफरेंट स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं, आरओ में पूछा गया है, लोअर सबऑर्डिनेट में पूछा गया है, वही सब क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, ठीक है। तो हम कॉन्सेप्ट यहाँ पर पहले हर चैप्टर का क्लियर करेंगे और जब कोई चैप्टर खत्म होगा तो उस चैप्टर पर बेस्ड क्वेश्चन घटना चक्र से हम उठाएंगे और एक एक क्वेश्चन मैं आपको क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। चलिए, अच्छा एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए, ये जो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ये जो मैं क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन का डिस्कशन करवाऊंगा, ये डिस्कशन मैं घटना चक्र से नहीं उठाऊंगा। मतलब समझे, मतलब आप घटना चक्र में आप जब देखेंगे तो हर क्वेश्चन के नीचे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो मैं उस एक्सप्लेनेशन का यूज नहीं करूंगा। जो यहाँ पर डिस्कशन होगा, जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन होगा, वो मेरा अपना होगा, मेरा अपना खुद का होगा। घटना चक्र से सिर्फ हम क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है। चलिए, तो शुरू किया जाए, क्या कहते हैं, शुरू कर दिया जाए। तो क्या शुरू करें सबसे पहले, फिजिक्स। चलिए, सबसे पहले फिजिक्स शुरू करते हैं, फिजिक्स के बाद बाकी दो पोर्शन केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, जरा आप मुझे ये बताइए फिजिक्स किसे कहते हैं। भाई फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो पता तो होना चाहिए ना कि फिजिक्स कहते किसे हैं। कोई आपसे पूछ सकता है कि बताओ फिजिक्स किसे कहते हैं, आप क्या बताएंगे उसे। चलिए, मैं ही आपको बता देता हूँ। आप कैमरे के सामने तो आप हैं नहीं, आप है यहाँ पर ऑनलाइन क्लास है
हाँ, तो आप मुझे कैसे बता पाएंगे? चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर एक लाइन में मैं बात करूँ तो पैदा होने से लेकर के मरने तक और सुबह बिस्तर पर से उठने से लेकर के रात को सोने तक हम अपने आसपास जो कुछ भी देख रहे होते हैं, जो कुछ भी कर रहे होते हैं, सब कुछ फिजिक्स है। इस दुनिया में हर पल हर क्षण जो कुछ भी हो रहा है, सब कुछ फिजिक्स की वजह से हो रहा है। ये दुनिया फिजिक्स की वजह से चल रही है। ये सूर्य, ये चांद, ये तारे, सब कुछ फिजिक्स के नियमों पर आधारित है। ये ब्रह्मांड फिजिक्स के नियमों पर आधारित है। बात आई कि नहीं आपको समझ में? जो कुछ भी हो रहा है, सब कुछ फिजिक्स की वजह से हो रहा है। समझ में आई आपको बात? नहीं आई? चलिए एग्जाम्पल समझाता हूं। आप कहेंगे कि सर आपने कहा कि सुबह बिस्तर पर से उठने से लेकर के रात को सोने तक जो कुछ भी हम अपने आसपास देखते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं, सब कुछ फिजिक्स की वजह से हो रहा है। आप कहेंगे कि सर इसको ज़रा एग्जाम्पल से समझाइए। चलिए आपको एग्जाम्पल से समझा देते हैं। ज़रा आप मुझे ये बताइए कि सुबह उठने के बाद सबसे पहले आप क्या करते हैं? मुझे लगता है कि आप सबसे पहले ब्रश करते हैं। जब आप ब्रश करते हैं तो आपके दांत और ब्रश के बीच एक घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। उसी घर्षण बल यानी फ्रिक्शन फोर्स की वजह से आपका दांत साफ हो जाता है। यह घर्षण बल जो आपके दांत और ब्रश के बीच काम कर रहा है, ये क्या है? ये फिजिक्स है। आगे पढ़ाऊंगा आपको, जब घर्षण बल टॉपिक आएगा तो आपको पढ़ाऊंगा, अभी तो आपको परिचय दे रहा। यानी कि दांत साफ करने में भी फिजिक्स ने अपनी भूमिका अदा किया। आपका दांत भी फिजिक्स की वजह से साफ हो रहा है। ठीक, चलिए अब आप ब्रश कर चुके हैं। अब आप क्या करेंगे? आप चाय पिएंगे। कभी आपने सोचा है कि ठंडी चाय टेस्टी नहीं होती, गर्म चाय ज़्यादा टेस्टी होती है? ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा है आपने? ऐसा होता है फिजिक्स की वजह से। फिजिक्स में आगे हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन। उसी सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव की वजह से ठंडी चाय कम टेस्टी लगती है और गर्म चाय ज़्यादा टेस्टी लगती है। समझ में आई आपको बात? चलिए अब आप चाय भी पी चुके। कुछ देर बाद आप गए किचन में। किचन में आपने देखा कि आपकी मम्मी खाना बना रही है। आपने ये देखा कि मम्मी दाल और चावल को कुकर में पका रही है। कभी आपने सोचा है कि मम्मी दाल और चावल को कुकर में क्यों पकाती है? भाई भगोने में भी पका सकती है, अन्य किसी बर्तन में पका सकती है, कुछ लोग पकाते भी हैं। लेकिन आपकी मम्मी दाल और चावल को कुकर में क्यों पका रही है? कभी आपने सोचा है? मम्मी दाल और चावल को कुकर में इसलिए पकाती है ताकि वो जल्दी पक जाए। कुकर में जब खाना पकाया जाता है तो जल्दी पक जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है फिजिक्स की वजह से। फिजिक्स में आगे हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से कुकर में जब हम खाना पकाते हैं तो वो जल्दी पक जाता है। चलिए अब आप खाना भी खा चुके हैं।
इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके बाद आप जाएंगे ऑफिस। ऑफिस आप कैसे जाएंगे? या तो आप जाएंगे बाइक से या तो जाएंगे कार से। जब आप बाइक से जा रहे होंगे या कार से जा रहे होंगे तो वहाँ पर भी फिजिक्स का नियम काम करेगा। वहाँ पर फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट काम करेगा, न्यूटन की गति का नियम। आगे पढ़ेंगे कि न्यूटन की गति का नियम क्या कहता है। फिलहाल इतना जान लीजिए कि जब आप बाइक या कार चला रहे होते हैं तो वहाँ पर ये नियम यानी कि न्यूटन की गति का नियम लागू होता है। और ये कॉन्सेप्ट है किसका? ये फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है। चलिए अब आप ऑफिस पहुँच गए। मान लिया आपकी ऑफिस 5वें मंजिल पर है, तो आप कैसे जाएंगे ऊपरी 5वीं मंजिल पर? आप लिफ्ट से जाएंगे। जरा आप मुझे ये बताइए कि कभी आपने फील किया है कि जब आप लिफ्ट से ऊपर जा रहे होते हैं तो बड़ा भारी भारी महसूस होता है। ऐसा लगता है कि वज़न काफ़ी ज़्यादा है। और जब आप लिफ्ट से नीचे आ रहे होते हैं तो बड़ा हल्का महसूस होता है। ऐसा लगता है कि वज़न बड़ा कम है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है जी की वजह से, ऐसा होता है ए की वजह से। ये जी क्या है, ये ए क्या है, ये आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिलहाल इतना जान लीजिए कि लिफ्ट का भारी लगना या हल्का लगना इस जी और ए की वजह से होता है। चलिए अब आप पहुंच गए। मान लिया कि ऑफिस में पहुंचने के बाद किसी बात को लेकर के आपके बॉस के साथ आपका झगड़ा हो गया। भाई कभी ना कभी स्थिति बन सकती है कि आपके बॉस के साथ झगड़ा हो जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता है भाई, कभी ऐसी परिस्थिति बन सकती। अब आपके बॉस ने खींच करके एक तमाचा आपको मारा। क्या किया? खींच करके आपको एक तमाचा मारा। फिजिक्स की भाषा में इस तमाचा मारने को इम्पल्स यानी कि आवेग कहते हैं। फिजिक्स कहती है कि जब कोई बहुत ज़्यादा बल थोड़े समय के लिए लगाया जाए तो उसे आवेग कहा जाता है। आवेग यानी कि इम्पल्स कहा जाता है। जरा आप ये बताइए, जब कोई आदमी तमाचा मारता है तो आप देखे होंगे कि बहुत थोड़े समय के लिए इस पर रखता है, खींच के बहुत ज़्यादा बहुत थोड़े समय के लिए मारेगा। यानी कि बहुत ज़्यादा बल बहुत थोड़े समय के लिए लगाता है। और इम्पल्स का कॉन्सेप्ट भी तो यही है कि बहुत ज़्यादा बल बहुत थोड़े समय के लिए लगाया जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पर तमाचा मारने में भी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट ने काम किया। समझ गए? समझ गए कि आपकी डेली लाइफ में फिजिक्स कैसे संबंधित है आपके रोज़मर्रा के जीवन के साथ? ये तो आपको समझ ही आ गया होगा। हाँ, चलिए। यही नहीं, मरने के बाद आपके ताबूत में जो अंतिम कील गाड़ी जाएगी, चलिए आपको नहीं मारते, किसी और को मारते हैं। मरने के बाद ताबूत में जो अंतिम कील गाड़ी जाती है वहाँ पर भी फिजिक्स का नियम काम करता है। वो कील भी फिजिक्स की वजह से गाड़ी जाती है। अगर फिजिक्स ना होती तो ताबूत में अंतिम कील गाड़ना संभव नहीं हो पाता। कैसे? जरा आप मुझे ये बताइए कि आपने कील देखा है? कील का जो निचला सिरा होता है वो पतला होता है। उसे पतला क्यों रखा जाता है? उसे पतला इसलिए रखा जाता है ताकि निचले सिरे का क्षेत्रफल
कम हो जाए। क्षेत्रफल कम होने से क्या होगा? फिजिक्स में मैं आगे आपको एक फार्मूला पढ़ाऊंगा, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, यानी कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। इस सूत्र के अनुसार क्षेत्रफल अगर कम होगा तो दाब बढ़ जाएगा। कील का निचला सिरा का क्षेत्रफल कम रखा जाता है। क्षेत्रफल कम होने से दाब बढ़ जाएगा और दाब बढ़ने से कील जल्दी गड़ जाएगी। और जरा इसका उल्टा सोचिए, अगर क्षेत्रफल बढ़ जाए तो, अगर क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो दाब कम हो जाएगा, और जब दाब कम हो जाएगा तो कील गड़ेगी नहीं। देखिए ये सूत्र है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। ठीक, अगर क्षेत्रफल को कम करेंगे तो दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कील का क्षेत्रफल कम यानी कील पर दाब बढ़ जाएगा, और जब दाब बढ़ जाएगा तो ताबूत में कील जल्दी से गड़ जाएगी। और इसका उल्टा कर लीजिए, क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो दाब कम होगा, और जब दाब कम होगा तो कील गड़ेगी नहीं। कुल मिलाकर के आपको समझ में आया कि जीवन तो जीवन, जीवन के बाद भी, यानी कि मरने के समय जो ताबूत में अंतिम कील गाड़ी जाती है वहाँ पर भी फिजिक्स का नियम काम करता है। अगर फिजिक्स ना होती तो ताबूत में अंतिम कील गाड़ना संभव ना हो पाता। भाई कील छोड़िए, अगर फिजिक्स ना होती तो ये दुनिया ही ना होती, हम आप यहाँ पर ना होते। समझे कि नहीं समझे? कील तो बहुत छोटी बात है, ये दुनिया ही संभव नहीं थी अगर फिजिक्स ना होती तो, हम आप का अस्तित्व ही ना होता। समझ में आई बात? फिजिक्स आपकी डेली लाइफ में आपके पैदा होने से लेकर के मरने तक कैसे संबंधित है, आपको समझ में आ गया? ये तो मैंने आपको यहाँ पे 4-6 एग्जाम्पल बताया, ऐसे लाखों करोड़ों एग्जाम्पल हैं जो मैंने आपको बताया कि पैदा होने से लेकर के मरने तक, और सुबह बिस्तर पर से उठने से लेकर के रात को सोने तक, हर पल हर क्षण फिजिक्स आपके जीवन के साथ संबंधित है। ठीक है, चलिए तो हम लोग फिजिक्स की शुरुआत करते हैं। शुरू किया जाए फिजिक्स? हाँ, कि आपको और कोई बात करनी है? कोई कन्फ्यूजन है आपके दिमाग में? कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइए, नहीं तो पहला चैप्टर शुरू करते हैं। चलिए, मुझे लगता है कि पहले चैप्टर की शुरुआत हम लोगों को करनी चाहिए। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे अपना पहला चैप्टर, भौतिक राशि और मात्रक, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट। यह हमारा पहला चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़ेंगे, फिर इस चैप्टर पर बेस्ड जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं 100, 200, 50 जितने भी होंगे, एक एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊँगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखेंगे कि 2 चीज़ लिखी हुई है। पहला लिखा है भौतिक राशि और दूसरा लिखा है मात्रक। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि भौतिक राशि क्या है। जब भौतिक राशि समझ में आ जाएगा तो फिर समझेंगे कि मात्रक क्या है। चलिए पहले हम समझते हैं भौतिक राशि। भौतिक राशि
जरा आप मुझे ये बताइए, कुछ आप जानते हैं भौतिक राशि के विषय में? नहीं जानते। चलिए, भौतिक राशि, भौतिक राशि कहें या राशि कहें या फिजिकल क्वांटिटी कहें, तीनों एक ही बात है, ठीक है ना। तो भौतिक राशि, भौतिक राशि एक ऐसी चीज है जिसे नापना या तौलना संभव है। यानी कि भौतिक राशि एक ऐसी चीज है जिसे नापा या तौला जा सकता है। मैंने क्या कहा कि ये क्या है? ये एक ऐसी चीज है जिसे नापा या तौला जा सकता है। क्या है ये भौतिक राशि? भौतिक राशि कुछ ऐसी चीज होती है जिसे नापा या तौला जा सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ दें, आप मुझे ये बताइए, एक एग्जाम्पल है लंबाई। लंबाई को नाप सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल नाप सकते हैं। कोई आपसे पूछे कि भाई आपके घर की लंबाई कितनी है, इस सड़क की लंबाई कितनी है, आपके शर्ट की लंबाई कितनी है, इस कमरे की लंबाई कितनी है, तो आप कुछ ना कुछ बताएंगे भाई कि मेरे घर की लंबाई है 10 मीटर, या इस सड़क की लंबाई है 100 मीटर, इस कमरे की लंबाई है कुछ 20 फीट है, मेरे शर्ट की लंबाई जो है 2 फीट है। कुछ ना कुछ आप बताएंगे ना। कुल मिला करके लंबाई को नापा जा सकता है। तो जब लंबाई को नापा जा सकता है तो हम कहेंगे लंबाई क्या है? लंबाई भौतिक राशि है। चूँकि भौतिक राशि की मैंने आपकी डिफिनीशन बताई कि भौतिक राशि एक ऐसी चीज होती है जिसे नापना या तौलना संभव है, यानी कि जिसे नापा या तौला जा सकता है। तो चूंकि लंबाई को नापा जा सकता है, इसलिए हम कहेंगे कि लंबाई क्या है? लंबाई भौतिक राशि है। ठीक है ना? समझ में आई कि नहीं बात? चूंकि लंबाई को नापा जा सकता है, इसलिए लंबाई भौतिक राशि है। क्योंकि भौतिक राशि की मैंने डेफिनेशन ही आपको बताई कि जिसे नापा जा सके वो क्या है? भौतिक राशि है। और लंबाई को नापा जा सकता है, इसलिए लंबाई क्या है? भौतिक राशि है। एक एग्जाम्पल लेते हैं द्रव्यमान का। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि यह द्रव्यमान क्या है? क्या है द्रव्यमान? अक्सर लिखा रहता है द्रव्यमान। द्रव्यमान है क्या? चलिए मैं आपको बताता हूं। आम बोलचाल की भाषा में जिसे आप वजन कहते हैं, वो वजन नहीं होता, वो द्रव्यमान होता है। जैसे आपने कहा कि सर मेरा वजन 75 किलो है। जी नहीं, आपका वजन 75 किलो नहीं है, वो आपका द्रव्यमान 75 किलो है। आप गलत बोल रहे हैं कि मेरा वजन 75 किलो है। आपका द्रव्यमान, आप बोलिए कि मेरा द्रव्यमान 75 किलो है। ठीक है ना? आप कहते हैं कि मैं दुकान से 2 किलो चीनी लाया। आपने किसी ने पूछा कि आप ये जो चीनी लाए इसका वजन कितना है? आपने कहा कि इसका वजन 2 किलो है। नहीं जी, आप दोनों लोग गलत बोल रहे हैं। चीनी का वजन 2 किलो नहीं है, चीनी का द्रव्यमान 2 किलो है। क्या है? द्रव्यमान 2 किलो। यानी कि आम बोलचाल की भाषा में जिसे आप वजन कहते हैं वो वजन नहीं होता। आप गलत बोलते हैं कि वजन है, वो द्रव्यमान होता है। ठीक है ना? आगे आएगा जब चैप्टर, तो उसमें मैं द्रव्यमान वजन का पूरा डिटेल एनालिसिस आपको बताऊंगा। कुल मिलाकर के अभी आप ये जान लीजिए कि द्रव्यमान क्या है। तो जो आप वजन बोलते हैं वही द्रव्यमान है। वजन वहाँ पर आप गलत शब्द का इस्तेमाल करते हैं, आप वह बोला कीजिए कि द्रव्यमान है। ठीक है? तो जरा मुझे ये बताइए कि क्या द्रव्यमान को तौला जा सकता है? बिल्कुल तौला जा सकता है। 75 किलो, 2 किलो चीनी, 10 किलो अमरूद, 100 किलो गेहूँ, 500 किलो दाल, डिफरेंट टाइप्स। तो कुल मिलाकर के द्रव्यमान को क्या किया जा सकता है? तौला जा सकता है।
फिर मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं यहाँ पर द्रव्यमान आपको बोल रहा हूँ तो आप छोड़िए, आप सिर्फ आप जो वजन शब्द जिस संदर्भ में इस्तेमाल करते हैं उसी संदर्भ में आप द्रव्यमान का इस्तेमाल कीजिए। कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए, जब मैं यहाँ द्रव्यमान बोल रहा हूँ तो आप समझिए कि वजन की कुछ बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और वजन को आप तौल सकते हैं, यानी कि द्रव्यमान को तौला जा सकता है। वो वजन नहीं होता भाई, वो द्रव्यमान होता है। आप गलत बोलते हैं, वजन जो है, वजन कुछ और चीज़ है, आगे बताऊँगा। लेकिन अब भाई जो परंपरा चली आई कि सही शब्द उसके लिए द्रव्यमान है, लेकिन आप वजन बोलने लगे, तो आज से आप जान लीजिए कि द्रव्यमान है। और द्रव्यमान को तौला जा सकता है ना, बिल्कुल तौला जा सकता है। आप अक्सर जाके कहते हैं कि 2 किलो चीनी दीजिए। आप मशीन पर जब अपना वजन कराते हैं तो आप कहते हैं कि भाई 75 किलो है, हाँ मेरा वजन, तो वजन तो आप गलत बोल रहे हैं। कुल मिलाकर के मशीन पर जब आपने तौला तो आपका द्रव्यमान निकला, यानी कि द्रव्यमान आपका 75 किलो है, हाँ। तो कुल मिलाकर द्रव्यमान को भी तौला जा सकता है। और मैंने आपको क्या बताया कि जिसे तौला जा सके उसे क्या कहेंगे, भौतिक राशि कहेंगे। तो द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान भौतिक राशि। समय, ये बताइए समय को नापा या तौला जा सकता है कि नहीं। बिल्कुल समय को नापा जा सकता है। अक्सर आप कहते हैं कि इस काम को करने में मुझे 2 घंटे लगेंगे, इस काम को करने में मुझे 2 दिन लगेंगे, ये पढ़ाई पूरा करने में मुझे 4 साल लगेंगे। तो कुल मिलाकर ये 2 दिन, ये 4 घंटे, ये 2 साल, 4 साल, ये क्या है, ये एक टाइप से आपने समय को नाप लिया ना। और जब नाप लिया समय को तो समय क्या है, भौतिक राशि है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं विद्युत धारा का। आप मुझे ये बताइए, विद्युत धारा को नापा जा सकता है कि नहीं। विद्युत धारा का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जो आपके घर के वायर में जो करंट प्रवाहित हो रही है उसको नापा जा सकता है कि नहीं। जी बिल्कुल, उसको भी नापा जा सकता है, ठीक है ना। आप देखे होंगे कि जो रोड पर मेन लाइट जा रही हो, मेन लाइन जा रही होती है, वहाँ पर करंट कुछ और होती है। जो आपके घर में नॉर्मल वायर में बिजली प्रवाहित हो रही होती, वहाँ पर करंट कुछ और होती है, अलग अलग होती है। कुल मिलाकर के करंट को भी नापा जा सकता है। करंट यानी कि विद्युत धारा। तो विद्युत धारा क्या है, भौतिक राशि है। समझे, ये 4 एग्जाम्पल से आपको समझ में आया। लंबाई को चूंकि नापा जा सकता है, 10 मीटर, 5 मीटर, 10 फीट, 5 फीट, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, कुल मिला के लंबाई को नापा जा सकता है। तो लंबाई क्या है, भौतिक राशि। द्रव्यमान को तौला जा सकता है, 10 किलो, 20 किलो, 75 किलो, 1 कुंतल, ठीक है ना। तो द्रव्यमान क्या है, भौतिक राशि, क्योंकि द्रव्यमान को तौला जा सकता है। समय 2 घंटे, 4 घंटे, 10 दिन, 20 दिन, 100 दिन, तो समय क्या है, भौतिक राशि है। चूंकि समय को भी हमने नाप लिया, समय को नापना संभव है। विद्युत धारा 5 एम्पियर की करंट, 10 एम्पियर की करंट, 20 एम्पियर की करंट, विद्युत धारा को भी नाप सकते हैं, ठीक। तो विद्युत धारा भी क्या है, भौतिक राशि। कुल मिलाकर के भौतिक राशि एक ऐसी चीज है जिसे नापना या तौलना संभव है। जिसे नापा या तौला जा सके उसे हम भौतिक राशि कहेंगे। लंबाई को नापा जा सकता है, लंबाई भौतिक राशि है। द्रव्यमान को तौला जा सकता है तो द्रव्यमान भी भौतिक राशि है। समय को नापा जा सकता है तो समय भी भौतिक राशि है। विद्युत धारा को नापा जा सकता है तो विद्युत धारा भी भौतिक राशि। ऐसी बहुत सारी भौतिक राशियां हैं। यहाँ मैंने आपको 4 एग्जाम्पल से समझाया कि भौतिक राशि क्या है। भौतिक राशि आपको समझ में आ गई? आ गई कि नहीं आएगी समझ? चले अब आगे चलते हैं। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना है कि जिसे नापा या तौला जा सके, यानी कि वो चीज़ जिसे नापना या तौलना संभव है उसे हम भौतिक राशि कहें। उदाहरण में हम ये 4-5 बता देंगे। लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा है,
4-5 एग्जाम्पल दे करके समझाते हैं। ठीक, तो भौतिक राशि आपको समझ में आ गई। अब ये भौतिक राशि 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। मैंने क्या कहा आपको कि भौतिक राशि 2 प्रकार, चलिए लिख देता हूं। ये भौतिक राशि जो है 2 प्रकार की होती है। एक होती है आदिश राशि। आदिश राशि अंग्रेजी में इसे कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, और एक होती है सदिश राशि। सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। 2 है। भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं, आदिश और सदिश। तो देखते हैं किन भौतिक राशियों, अभी मैंने आपको 4 एग्जाम्पल बताए, लंबाई बताया, द्रव्यमान बताया, समय बताया, आपको विद्युत धारा बताया। ऐसी बहुत सारी भौतिक राशियां हैं। उनमें से कुछ को अदिश भौतिक राशि कहा जाता है, कुछ को सदिश भौतिक राशि कहा जाता है। तो हम देखेंगे कि अदिश भौतिक राशि किन्हें कहेंगे और सदिश भौतिक राशि कहे या राशि कहे, दोनों एक ही बात है। कहीं भौतिक राशि लिखा मिल जाएगा, कहीं सिर्फ राशि लिखा मिल जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। तो अदिश राशि किसे कहेंगे? देखिए, ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए, यानी कि जिनको बताने के लिए सिर्फ परिमाण की जरूरत पड़े, दिशा की जरूरत ना पड़े, उन्हें हम अदिश राशि कहेंगे। मैंने क्या कहा? जिनको व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की जरूरत पड़े, दिशा की जरूरत ना पड़े। परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े, दिशा की जरूरत ना पड़े, तो उन्हें हम कहेंगे अदिश राशि। और ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़े, परिमाण प्लस दिशा, तो हम उन्हें क्या कहेंगे? सदिश राशि। बात आई कि नहीं समझ में? ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए, जिनको बताने के लिए सिर्फ परिमाण की जरूरत पड़े, परिमाण यानी मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े, उन्हें हम अदिश कहेंगे। और जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की तो पड़े ही पड़े, साथ ही साथ दिशा की भी जरूरत पड़े, उन्हें हम सदिश राशि कहेंगे। तो आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर ये परिमाण क्या है, ये दिशा क्या है? चलिए परिमाण पहले समझते हैं। परिमाण क्या है? जरा ये बताइए कि जब आप किसी भौतिक राशि को नापते हैं तो आपको कुछ वैल्यू मिलती है ना, मिलती है कि नहीं वैल्यू कुछ? जैसे मान लिया यही है, आपने, चलिए यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। मान लिया आपने लंबाई को नापा और आपको मिला 10 मीटर। क्या मिला? 10 मीटर। तो ये 10 आपको एक वैल्यू मिल गई ना, क्या मिली? वैल्यू आपको मिली। आपने किसी द्रव्यमान को तौला, तो जब आपने द्रव्यमान को तौला तो आपको आया क्या? 75 kg मान लिया। तो ये 75 क्या है? एक वैल्यू है ना, एक मान है ना। मान लिया आपने किसी विद्युत धारा को नापा, विद्युत धारा वही करंट, तो आपको मिला कि कितनी करंट बह रही है? 5 एम्पियर की। तो ये 5 क्या है? एक वैल्यू यानी कि मान है ना। लंबाई के केस में कितनी वैल्यू मिली? 10।
द्रव्यमान के केस में कितनी वैल्यू मिली? 75। विद्युत धारा के केस में कितनी वैल्यू मिली? 5। तो ये जो 10 है ना, ये जो 5 है, ये 10, ये 75, ये 5, ये जो वैल्यू है ना, इसी को कहा जाता है परिमाण, यानी कि मैग्नीट्यूड। लंबाई को नापने पर हमको मिला 10 मीटर, तो ये 10 क्या है? परिमाण है, मैग्नीट्यूड है। ये द्रव्यमान को तौलने पर हमको मिला 75 किलो, तो ये 75 किलो क्या? ये 75 क्या है? ये 75 परिमाण है। विद्युत धारा को नापने पर हमको मिला 5 एम्पियर, तो ये 5 क्या है? ये 5 है परिमाण, यानी कि मैग्नीट्यूड। ठीक है ना? आप कह रहे होंगे कि सर ये क्या लगा है? यहाँ मीटर लगा है, यहाँ किलोग्राम लगा है, यहाँ एम्पियर लगा है। ये मात्रक है। आगे जब मैं आपको करूँगा तो आपको बताऊँगा। कुल मिलाकर के आप ये जान लीजिए कि ये जो 10 मीटर, 75 किलो, 5 एम्पियर, ये क्या है? ये है परिमाण, यानी कि मैग्नीट्यूड। समझे कि नहीं? लंबाई को हमने नापा, हमें मिला 10 मीटर, तो ये 10 मीटर क्या है? उस लंबाई का परिमाण है भाई। द्रव्यमान को हमने तौला, हमको मिला 75 केजी, तो ये 75 केजी क्या है? ये 75 केजी उस द्रव्यमान का परिमाण है। विद्युत धारा को हमने नापा और हमको मिला 5 एम्पियर। कोई करंट कहीं पर बह रही है, हमने उसको नापा, हमको मिला कि 5 एम्पियर की करंट बह रही है। तो ये 5 एम्पियर क्या है? ये 5 एम्पियर उस करंट का परिमाण है। परिमाण आपको समझ में आ गया? कोई भी भौतिक राशि हम नापेंगे या तौलेंगे तो जो वैल्यू हमको मिलेगी, यानी कि जो मान हमको मिलेगा, उस मान को हम परिमाण कहते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गया? चलिए, सदिश राशि में मैंने आपको क्या बताया? सदिश राशि में मैंने आपको बताया कि परिमाण की तो जरूरत पड़ती ही पड़ती है, साथ ही साथ दिशा की भी जरूरत पड़ती है। समझे? चलिए, तो परिमाण तो वही यहाँ वाला परिमाण। ये दिशा क्या है? चलिए दिशा समझते हैं। दिशा वही नॉर्मल, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, बाएं, दाएं, आगे, पीछे। समझे? ये सब क्या है? दिशा है। मतलब यह है कि कुल मिलाकर के परिमाण तो मैंने आपको यहाँ समझा दिया कि नापने या तौलने के बाद जो वैल्यू मिले उसे हम परिमाण कहेंगे। तो सदिश राशि में मैंने आपको बताया कि परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़े। और दिशा मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि ये जो पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, बाएं, दाएं, आगे, पीछे, ये सब क्या है? ये दिशा है। क्या है? ये दिशा है। समझे? और कह सकते हैं ऊपर, नीचे, ये सब क्या है? दिशा है। कुल मिलाकर के यानी कि ये कह सकते हैं कि आदिश राशि किसे कहेंगे? आदिश राशि उन भौतिक राशियों को कहेंगे, उन राशियों को कहेंगे जिनको बताने के लिए सिर्फ हमें इस प्रकार के परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े, बस दिशा की जरूरत ना पड़े। सदिश राशि उन्हें कहेंगे जिन्हें व्यक्त करने के लिए यानी कि जिन्हें बताने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़े। दिशा यानी कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, बाएं, दाएं, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, इन सब चीज़ों की भी जरूरत पड़े परिमाण के साथ साथ, तो उसे हम सदिश राशि कहें। घबराइए नहीं, मैं समझ रहा हूँ अभी आपको नहीं समझ में आया होगा। मैं अभी इसको एग्जाम्पल समझाता हूँ। ठीक, इतना तो आप समझ गए ना कि परिमाण कहते किसे हैं? वही जो वैल्यू मिलेगी नापने या तौलने के बाद। और दिशा किसे कहते हैं? वही दिशा भाई जो आम बोलचाल की भाषा में। दिशा ही तो है ना ये सब, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण।
बाएं दाएं आगे पीछे ऊपर नीचे, ये सब दिशा है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? जहां दिक्कत होगी कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा, और आप देखेंगे वीडियो में नीचे मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दिया गया होगा, उस पर आप जो है पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, उस एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करेंगे। एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ तापमान का। चलिए अब ये बताइए आपकी तापमान अदिश राशि है या सदिश राशि, हमको ये पता करना है। तो अगर तापमान अदिश वाली शर्त पूरी कर रही हो तो हम कह देंगे कि तापमान अदिश राशि है, और अगर सदिश वाली शर्त पूरी कर रही हो तो हम कह देंगे कि तापमान सदिश राशि है। ठीक, चलिए एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मान लिया आपको बुखार है, यानी कि फीवर है। मैंने आपसे पूछा कि ये बताइए आपको कितना फीवर है, या मैं ये कह सकता हूँ कि भाई आपके शरीर का तापमान कितना है, टेम्परेचर कितना है। भाई जब बुखार होगा तो शरीर गर्म होगी, यानी कि शरीर के हाँ कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा। तो मैंने आपसे पूछा कि ये बताओ आपके शरीर का टेम्परेचर कितना है, तो आपने मुझसे कहा कि सर मेरे शरीर का टेम्परेचर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है। कितना? 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपने कहा कि सर मैंने अभी थर्मामीटर से नापा था, मेरे शरीर का टेम्परेचर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है। बात ख़त्म, बात पूरी। मैंने कहा ठीक है। बात अधूरी रह गई क्या? नहीं, मैंने आपसे पूछा कि आपके शरीर का तापमान कितना है, आपने कहा कि सर मेरे शरीर का तापमान 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है। आपने इसमें कहीं नहीं बोला कि सर मेरे शरीर में दाईं ओर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान है, या मेरे शरीर में बाईं ओर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है, या मेरे शरीर में ऊपर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान है, या नीचे 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान। जी नहीं, आपसे मैंने पूछा कि आपके शरीर का तापमान कितना है, आपने सीधा बोला कि 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है ना? तो कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर शरीर के तापमान को बताने के लिए आपने दिशा नहीं यूज किया। आपने ऊपर नीचे बाएं दाएं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ये नाम नहीं लिया। आपने सिर्फ नाम लिया 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। बात पूरी हो गई। मुझे बात समझ में आ गई कि 102 डिग्री फ़ारेनहाइट बता रहा है, यानी कि इसके पूरे शरीर का तापमान 102 डिग्री ही होगा। आपने कहीं नहीं बोला कि दाईं ओर 102 डिग्री है, या बाईं ओर 102 डिग्री है, या पूरब 102 डिग्री है, या पश्चिम 102। नहीं साहब, आपने सिर्फ 102 डिग्री नाम लिया और बात पूरी। ये 102 डिग्री क्या है? देखिए 102 डिग्री एक वैल्यू है। आपने अपने तापमान को नापा और वैल्यू मिली 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो वैल्यू है, तो इस वैल्यू को क्या कहा जाता है? परिमाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है साहब? परिमाण। ठीक है ना? यानी कि शरीर के तापमान को बताने के लिए परिमाण की तो ज़रूरत पड़ी, लेकिन हमें कहीं दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है ना? तो हम क्या कह सकते हैं कि तापमान अदिश राशि है, क्योंकि अदिश राशि की ये शर्त होती है कि उसमें परिमाण की तो ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए एक दूसरे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लिया आपके कमरे का तापमान है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एक दूसरा एग्जाम्पल है। कोई दोस्त आया, आपसे पूछा कि ये बताओ तुम्हारे कमरे का तापमान कितना है? आपने कहा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना? आपने क्या कभी ये बताएंगे
कि कमरे में दाईं दीवार का तापमान 25 डिग्री है, या कमरे में बाईं दीवार का तापमान 25 डिग्री है, या कमरे में ऊपर छत का मतलब सीलिंग का तापमान 25 डिग्री है, या नीचे जहाँ पर टाइल्स बिछी हुई उसका तापमान 25 डिग्री। जी नहीं, आप ऐसा नहीं बोलते। आपका दोस्त आपसे पूछता है कि आपके कमरे का तापमान कितना है, आप सीधा बोलते हैं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड। बात खत्म। आगे पीछे दाएं बाएं पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे इन शब्दों का आप इस्तेमाल नहीं करते। यानी हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर भी ये 25 डिग्री तो एक वैल्यू है, यानी क्या है, परिमाण है। ले इस केस में भी, इस एग्जाम्पल में भी हम समझ सकते हैं कि तापमान को बताने के लिए सिर्फ परिमाण की ज़रूरत हमको पड़ी, हमको दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ी। अतः हम कह सकते हैं कि तापमान अदिश राशि। दोनों एग्जाम्पल से, बुखार वाले भी एग्जाम्पल से, अभी कमरे वाले से भी। चलिए एक और देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल। समय। ये बताइए, समय अदिश राशि है कि सदिश राशि? वही, अगर अदिश वाली शर्त पूरी कर रही हो तो अदिश है, और सदिश वाली शर्त पूरी कर रही हो तो सदिश है। चलिए देखते हैं। समय, मान लिया एक एग्जाम्पल से इसको भी समझते हैं। आप कहीं गए हैं, आप किसी मूवी थिएटर में बैठे हैं, और उसी समय आपके पापा का फ़ोन आ गया। आपके पापा ने आपसे कहा कि बेटा ये बताओ घर कब तक आओगे? आपने कहा कि पापा 2 घंटे लगेंगे। पापा कहे ठीक है, बात पूरी। पापा ने आपसे पूछा कि बेटा घर आने में तुमको कितना समय लगेगा, या घर कब तक आओगे? आपने कहा कि पापा मुझे 2 घंटे लगेंगे घर आने में। बात पूरी, बात अधूरी नहीं है। 2 घंटा आपने बोला। ये 2 घंटा क्या है? ये 2 घंटा जो आपने बोला ये है परिमाण। क्या है? परिमाण। जरा ये बताइए, जब आपने के पापा ने आपसे पूछा था तो कहीं आपने नाम लिया क्या कि 2 घंटा दाएं आऊँगा, 2 घंटा बाएं आऊँगा, 2 घंटे ऊपर आऊँगा, 2 घंटे नीचे आऊँगा? जी नहीं, पापा ही नहीं, आप किसी से भी ऐसा जवाब नहीं देते। कोई पूछे इस काम को करने में कितना समय लगेगा, आपने बोले 2 घंटे लगेगा, बात खत्म। आप ये नहीं बोलते कि 2 घंटा दायां लगेगा, 2 घंटा बायां लगेगा। वो कहेगा कि बेवकूफ़ हो क्या, ये दायां बायां क्या बोल रहे हो, सीधा बोलो 2 घंटा लगेगा। यानी कि समय को बताने के लिए हमको दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस एग्जाम्पल से हमें सिर्फ ये 2 घंटे की ज़रूरत पड़ी, और ये 2 घंटे वैल्यू है, यानी कि परिमाण है। और हमने क्या कहा कि जब दिशा की ज़रूरत ना पड़े, सिर्फ परिमाण की ज़रूरत पड़े, तो वो अदिश राशि, यानी समय क्या है? अदिश राशि। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल समझते हैं। मान लिया आपके पापा ने आपको कोई काम दे दिया कि बेटा इस काम को करना है तुमको, और पापा ने आपको पूछा कि बेटा ये बताओ ये काम करने में तुमको कितना समय लगेगा। आपने कहा कि पापा इस काम को करने में मुझे जो है 2 महीना लगेगा। कितना लगेगा? इस काम को करने में मुझे जो है 2 महीना लगेगा। ठीक है ना? तो ये जो 2 महीना आपने बोला ये क्या है? ये है परिमाण। चूँकि 2 महीना एक वैल्यू है, और मैंने कहा था कि वैल्यू को कहा जाता है परिमाण। आपने समय को नापा, एक अंदाज लगाया कि 2 महीना लगेगा, तो 2 महीना तो एक परिमाण है। आपने कहीं बोला क्या कि पापा 2 महीना दायां लगेगा, 2 महीना बायां लगेगा, 2 महीना पूरब लगेगा, 2 महीना पश्चिम लगेगा? जी नहीं, पापा ने आपसे पूछा कि बताओ ये जो काम मैंने दिया है इसको पूरा करने में कितना समय लगेगा? आपने कहा 2 महीना लगेगा, बात खत्म। यानी कि इस एग्जाम्पल से भी हम समझ सकते हैं कि समय को बताने के लिए हमको कहीं भी दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ परिमाण की ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्या है? समय भी अदिश राशि है। चलिए एक अन्य एग्जाम्पल लेते हैं। इधर
बल। एक एग्जाम्पल है, ये क्या है? बल। आप मुझे बताइए, बल अदिश राशि है कि सदिश राशि? कुछ नहीं करना है, बस वही शर्त देख लो। अगर अदिश वाली शर्त पूरी कर रही हो तो कह दो अदिश है, और सदिश वाली शर्त पूरी कर रहे हो तो कह दो सदिश है। तो बल क्या है, अदिश है कि सदिश है? चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। बल एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लिया कि आप बाइक से चले जा रहे हैं रोड पे, किसी कार वाले ने आपकी बाइक में टक्कर मार दिया। आपने अपने दोस्त को फ़ोन किया कि एक बाइक वाले ने मेरी कार में टक्कर मार दिया। फ़ोन पर आपने अपने दोस्त को बताया कि भाई एक बाइक वाले ने मेरी कार में टक्कर मार दिया। टक्कर मारने को फिजिक्स की भाषा में कहते हैं बल लगाना। टक्कर मारना, धक्का मारना, ये शब्द जहाँ आए समझ लो फिजिक्स की भाषा में ये बल है, बल की बात हो रही। तो आपने कहा कि भाई मेरी बाइक में कार वाले ने टक्कर मार दिया। तो दोस्त पूछेगा, दो प्रश्न पूछेगा दोस्त, ये बताओ कितनी जोर से टक्कर मारा? क्या पूछेगा? कितनी जोर से टक्कर मान लिया आपने उससे कहा कि यार उसने जो है 5 न्यूटन के बल से टक्कर मारा। उसने पूछा कितनी जोर से टक्कर मारा? आपने कहा कि 5 न्यूटन के बल से टक्कर मारा। 5 न्यूटन क्या है? 5 न्यूटन है परिमाण। ये बता रहा है कि जो टक्कर मारा गया है वो कितनी जोर से मारा गया है। समझे ना? ये परिमाण को बता रहा है 5 न्यूटन। ठीक है ना? 5 न्यूटन क्या बता रहा है? परिमाण को बता। अगर 10 न्यूटन होता तो हम कहते कि और ज़्यादा जोर से मारा, 20 न्यूटन होता तो हम कहते और ज़्यादा जोर से। परिमाण बता रहा है कितनी जोर से टक्कर मारने की मतलब कैपेसिटी क्या थी। तो आपने कहा 5 न्यूटन। दोस्त आपको एक साथ एक चीज़ और पूछेगा इसके साथ, ये बताओ आगे से टक्कर मारा कि पीछे से? तो मान लिया आपने कहा कि यार पीछे से टक्कर मारा उसने। किससे टक्कर मारा? पीछे से टक्कर मारा। समझ है ना? कुछ बात समझ में आई, कुछ बत्ती जली। यानी यहाँ टक्कर मारने वाले केस में हमने 2 चीज़ों की चर्चा की कि 5 न्यूटन के बल से टक्कर मारा और पीछे से टक्कर मारा। तब स्थिति समझ में आएगी। तो ये 5 न्यूटन क्या है? ये तो है परिमाण। और ये जो पीछे शब्द बोला ये क्या है? ये है दिशा। यानी हम ये कह सकते हैं कि बल वाले केस में परिमाण के साथ साथ हमको दिशा भी बतानी पड़ेगी, तब बात पूरी हो। कभी सोचो पूरी बात आप बताते हो, जैसे आपके भाई तो आप बताएंगे यार बहुत ज़ोर से पीछे से आगे टक्कर मार दिया था, या बहुत ज़ोर से आगे से आके टक्कर मारा था। तो ये जो बहुत ज़ोर, ये तो परिमाण हो गया, और आगे पीछे जो बोला वह है दिशा। यानी कि टक्कर मारने के केस में आपको परिमाण के साथ साथ दिशा भी बतानी पड़ेगी। ठीक है ना? समझ गए कि नहीं समझ गए? और टक्कर मारने को भी जिसके बाद हम बल कहते हैं। यानी कि बल को बताने के लिए हमको परिमाण के साथ साथ दिशा की भी ज़रूरत पड़ेगी। और हम कह सकते हैं कि जब परिमाण के साथ साथ दिशा की भी ज़रूरत पड़े तो उसे हम क्या कहेंगे? सदिश राशि। क्या कहेंगे हम उसे? सदिश राशि। क्योंकि सदिश राशि का ये शर्त है कि उसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी ज़रूरत पड़ती है। यानी हम कह सकते हैं कि बल क्या है? एक सदिश राशि है। ठीक, समझ में आई कि नहीं बात? बल क्या है? एक सदिश राशि। लेकिन यहाँ पर हमको कहीं भी दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ी तापमान और समय के केस में। तो हम तापमान और समय को क्या कह सकते हैं? ये क्या है? अदिश राशि है। ठीक, समझ में आ गया? अदिश सदिश नहीं समझ में आया? चलिए
क्या करें, आगे और पढ़ाएं कि ख़त्म किया जाए? हाँ, चलें ऐसा करते हैं कि बाकी जो है अगले लेक्चर में हम वो करेंगे। जितना मैंने आपको पढ़ाया इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है।